हेलो स्टूडेंट्स, मुख्य शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड एग्ज़ाम्स 2021। आपको सभी को ये मालूम है कि मैं कक्षा 10वीं के सारे मटेरियल आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ मध्य प्रदेश बोर्ड का। और आपकी जो परीक्षा है वो 12 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, कब से स्टार्ट है? 12 अप्रैल से आपकी परीक्षा स्टार्ट है। कौन सी परीक्षा? प्री बोर्ड परीक्षा, है ना। तो प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने प्रश्न बैंक जारी की है। उस प्रश्न बैंक में उत्तर भी दिए गए हैं। उन प्रश्न बैंक के उत्तर ही मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें अपठित गद्यांश वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। अपठित गद्यांश 5 अपठित गद्यांश हो चुके हैं। ठीक है, और अभी 5 अपठित गद्यांश और बच रहे हैं। और उसके बाद में इसी वीडियो में मैं आपको निबंधों की रूपरेखा भी बताऊंगा। किसकी रूपरेखा? निबंध की जो रूपरेखा है 100%, 100% जो पूछी जाएगी, 100% पूछी जाने वाली जो चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। तो निबंध की रूपरेखा भी आज इस वीडियो में रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा। चलिए गद्यांश नंबर 6 देख लेते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर दोनों देखेंगे। हर क्वेश्चन का उत्तर आपको मैं बताऊंगा। और एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले गद्यांश नंबर 6। अगर मनुष्य में कर्तव्य बोध नहीं है तो वह उच्च पद प्राप्त करके भी समाज के सापेक्ष असफल ही कहा जाएगा। उच्च शिक्षा व योग्यता तभी उपयोगी है जब व्यक्ति समाज व राष्ट्र के हित में उसका उपयोग करे। कर्तव्य बोध की भावना से परिपूर्ण व्यक्ति ही अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में खरे उतरते हैं। सचमुच में ऐसे व्यक्ति ही सही अर्थ में राष्ट्र सेवक होते हैं। एक शिक्षक कितना ही विद्वान क्यों ना हो, अगर उसमें अपने विद्यार्थियों के प्रति कर्तव्य बोध ना हो तो वे कभी भी राष्ट्र निर्माता नहीं हो सकता। तो ये कर्तव्य बोध के ऊपर है। चलिए इसका क्वेश्चन और आंसर दोनों देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका जो शीर्षक है ना वो क्या है? कर्तव्य बोध। ये देख सकते हैं, ये जो लिखा है ना कर्तव्य बोध, ये इसका शीर्षक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो चलिए सारांश भी हम बताते हैं आपको। सारांश क्या है? कर्तव्य बोध से युक्त व्यक्ति ही समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी है। ऐसे व्यक्ति ही सही अर्थ में राष्ट्र सेवक होते हैं। एक शिक्षक विद्वान होते हुए भी कर्तव्य बोध के अभाव में राष्ट्र निर्माता नहीं बन सकता। ठीक है, एक शिक्षक विद्वान होते हुए भी कर्तव्य बोध के अभाव में राष्ट्र निर्माता नहीं बन सकता। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च शिक्षा व योग्यता कब उपयोगी है? तो ये आप देख सकते हैं, उच्च शिक्षा व योग्यता तभी उपयोगी है जब वे समाज व राष्ट्र के लिए उपयोग की जा सके। किसके लिए? समाज के लिए, और राष्ट्र मतलब कि हमारे देश के लिए उपयोग की जा सके, तभी हमारे लिए जो उच्च शिक्षा है वो उपयोगी होगी। इस गद्यांश के बाद में हम अगला अपठित गद्यांश देखते हैं, जो अपठित गद्यांश नंबर 7 है। इसके बाद में आपको अपठित गद्यांश नंबर 8, 9 और 10 दिखाए जाएंगे। और उसके बाद में हमारी रहेगी निबंधों की रूपरेखा, जो आपको 5 नंबर दिलाएगी। ठीक है, निबंधों की रूपरेखा रहेगी। अच्छे से ध्यान रखना, आप लास्ट तक बने रहना। गद्यांश देखिए, स्वस्थ शरीर के साथ ही स्वस्थ मनोरंजन भी मनुष्य के लिए आवश्यक है। खेल ऐसी क्रिया है जिससे न केवल शरीर का विकास होता है अपितु मनोरंजन भी प्राप्त होता है। यही कारण है कि सभ्यता के आदिकाल से ही जो मानव समाज में खेलों का जो है प्रचलन रहा है। आज से 50,000 वर्ष पूर्व की मानव सभ्यता को दर्शाने वाले भित्ति चित्र प्राचीन गुफाओं में देखने को मिलते हैं। भारतीय खेलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें बिना किसी खर्च के खेला जा सकता है। इन खेलों में कबड्डी, खो खो आदि प्रसिद्ध है। और प्रसन्नता की बात यह है कि कबड्डी व खो खो को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता दे दी गई है। अब हम इसके क्वेश्चन और आंसर देखते हैं गद्यांश नंबर 7 के, जिसमें खेलों के ऊपर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके, और इसके बाद में देखेंगे हम गद्यांश नंबर 8। तो देख सकते हैं आप, इसके पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो बिल्कुल ये शीर्षक है खेलों का महत्व। इसका उत्तर क्या आएगा? उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा खेलों का महत्व। अगला देखिए, भारतीय खेलों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भारतीय खेलों की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन्हें बिना किसी खर्च के खेला जा सकता है। और इसका सारांश देख सकते हैं आप, खेलों के द्वारा न केवल मनोरंजन होता है बल्कि शरीर भी स्वस्थ रहता है। यही कारण है कि आदिकाल से ही खेलों की परंपरा रही है। आदिकाल मतलब होता है कि प्रारंभ से। कब से? प्रारंभ से, या फिर हम कह सकते हैं प्राचीन से। तो परंपरा चली आ रही है। इसी क्रम में भारतीय खेलों जैसे कबड्डी, खो खो आदि के को बिना किसी खर्च के भी खेला जा सकता है। और प्रसन्नता की बात यह है कि इन खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी
इनको खेला जा सकता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल लेवल पर भी हम इन्हें क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। भारतीय खेलों को बिना अच्छे से याद रखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए गद्यांश नंबर 8। गद्यांश नंबर 8 आपका इस प्रकार है, एकल परिवारों के चलन से मित्रता का महत्व और अधिक बड़ा है। संयुक्त परिवारों के अभाव में विपरीत परिस्थितियां मित्रता की मांग करती है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी आता है, उसके सामाजिक विकास में मित्र की अहम भूमिका रहती है। परिचित तो बहुत होते हैं पर मित्र बहुत कम हो पाते हैं, क्योंकि मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम के साथ समर्पण और त्याग की भावना मुख्य होती है। मैत्री में सबसे आवश्यक है परस्पर विश्वास। अब इस गद्यांश का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक है वो है मित्रता का महत्व। मित्रता का महत्व इसका शीर्षक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मित्रता का महत्व अब क्यों बढ़ गया है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे एकल परिवारों के चलने से मित्रता का महत्व बढ़ गया है। एकल जो परिवार हैं उसके चलन से क्या बढ़ गया है, मित्रता का महत्व बढ़ गया है। इसके बाद में उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का जो सारांश है वो आपका इस प्रकार है, वर्तमान में संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में बदल रहे हैं। किस परिवार में बदल रहे हैं, एकल परिवार में बदल रहे हैं। फलतः विपरीत परिस्थितियों में ही मित्रता सही उपयोगी होती है। मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम, समर्पण और त्याग की भावना मुख्य होती है। मैत्री में परस्पर विश्वास अत्यंत आवश्यक है। ये इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त गद्यांश का सारांश हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम देखेंगे अपठित गद्यांश नंबर 9। ये अपठित गद्यांश नंबर 9 आ चुका है, देख सकते हैं। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की कथित समस्या का समाधान एक ही प्रकार से हो सकता है कि उन्हें जीवन की जिम्मेदारियों का अनुभव कराया जाए। अनुशासनहीनता से होने वाली हानियों एवं राष्ट्रीय क्षति से उन्हें परिचित कराया जाए। विद्यालय की जिम्मेदारियों को पूरा करने में उसे सहभागी बनाया जाए। अनुशासन, अध्ययन एवं आदर्श नागरिकता के गुणों का इनके मन में विकास किया जाए। तो कोई कारण नहीं विद्यार्थियों में असंतोष भड़के। तो इसके बाद हम देखेंगे आज का विद्यार्थी देश की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं से अप्रभावित नहीं रह सकता। विद्यार्थियों को बदलती हुई परिस्थितियों से अपरिचित कराते हुए, ठीक है, उसे परिचित कराते हुए उनमें चरित्र निर्माण के लिए उदारता, सेवा, त्याग, विनय आदि गुणों से विभूषित किया जाए तो अनुशासनहीनता की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो अनुशासनहीनता की समस्या, ये इसका शीर्षक है, अनुशासनहीनता की समस्या। अगला है विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता दूर करने का उपाय बताइए। तो ये है जीवन की जिम्मेदारियों का अनुभव करवाकर अनुशासनहीनता को दूर किया जा सकता है। इसके बाद में उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का ये सारांश है, देख सकते हैं आप। ये उपयुक्त गद्यांश का जो सारांश है वो आपका इस प्रकार है। सारांश क्या है, विद्यार्थी को जीवन की जिम्मेदारियों का अनुभव करवा कर एवं विद्यालय के दायित्व सौंपकर अनुशासन की समस्या का समाधान किया जा सकता है। आदर्श नागरिक के गुणों को विकसित कर उदारता, त्याग, सेवा, विनय आदि गुणों से विभूषित करने पर अनुशासनहीनता की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे 5 नंबर की रूपरेखाएं और निबंध क्या क्या आएगा, जिसमें से विज्ञान के बढ़ते चरण वाला निबंध मैंने कल आपको वीडियो बनाकर बता दिया है। आप वीडियो को देख लीजिए, इतना सिंपल निबंध बताया है विज्ञान के चमत्कार वाला। जल ही जीवन है, पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेलों का महत्व, इंटरनेट, आधुनिक जीवन की आवश्यकता, समाचार पत्र, वन संरक्षण, आधुनिक भारत में नारी, कोविड-19 से बचाव, पुस्तकालय का महत्व, विद्यार्थी जीवन, स्वच्छ भारत अभियान, साहित्य और समाज, वर्तमान में कंप्यूटर की उपयोगिता, क्रिकेट मैचों का आंखों देखा वर्णन। ये आपके निबंध हैं। और अब हम देखते हैं रूपरेखा, जो आपको 5 नंबर दिलाकर जाएगी। चलिए देखते हैं ऊपर दिए गए निबंधों में से किसी एक की रूपरेखा। तो देखिए, सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान की रूपरेखा देख लीजिए। प्रस्तावना, उसके बाद महात्मा गांधी जी का स्वच्छ भारत का सपना, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ, समग्र स्वच्छता अभियान, शुभ परिणाम और उपसंहार। ये स्वच्छ भारत अभियान की रूपरेखा हो गई है। ये स्वच्छ भारत अभियान की रूपरेखा हो गई। अब देखेंगे अगली रूपरेखा, क्रिकेट मैच का आंखों देखा वर्णन। तो इसमें हम लिखेंगे प्रस्तावना, खेल की अवधि और खेल का जीवन में महत्व, और खेल की रचना और पूर्व तैयारी, आंखों देखा वर्णन और ये उपसंहार। इसके बाद में अगला देख सकते हैं विद्यार्थी जीवन। ये दो तो हो चुके हैं, स्वच्छ भारत अभियान का और क्रिकेट मैच का। इसका आप क्या कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर और अच्छे से इनको याद रख लेना। और 5 नंबर में रूपरेखा आती है। अब आपको मैं बताऊंगा विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन देख सकते हैं, सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है और विद्यार्थी जीवन का महत्व लिखना है, विद्यार्थी के लक्षण लिखना है, आधुनिक विद्यार्थी जीवन लिखना है और अनुशासनहीनता के कारण एंड उपसंहार। ये विद्यार्थी जीवन के
क्या करना है, अब ये जो निबंध है इसकी रूपरेखा है विद्यार्थी जीवन की सारी रूपरेखा मैंने बता दी है। अब हम देखेंगे समाचार पत्रों का महत्व। समाचार पत्रों का महत्व रूपरेखा आप देखिए अच्छे से, ये आ चुकी है समाचार पत्रों का महत्व की रूपरेखा। तो पहली रूपरेखा आपकी प्रस्तावना, उसके बाद में इसका रहेगा समाचार पत्र का अर्थ, समाचार पत्रों के रूप, समाचार पत्र का महत्व और समाचार पत्रों से हानि और उपसंहार। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाल अक्षर में लिखा है चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ध्यान रखना। तो रेड अक्षर में लिखा है सब्सक्राइब, तो उस पर जैसे ही दबाएंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि आने वाली जो अपडेट है आपको मिलती रहेगी। अब हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण की रूपरेखा। पर्यावरण प्रदूषण, अब हम इसकी रूपरेखा देखने वाले हैं। चलिए पर्यावरण प्रदूषण की रूपरेखा देखते हैं। सभी निबंधों की आपको मैं रूपरेखा बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही। पर्यावरण प्रदूषण की रूपरेखा आपकी इस प्रकार है। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, फिर उसके बाद वैज्ञानिक प्रगति और प्रदूषण लिखना है, प्रदूषण का घातक प्रभाव लिखना है, पर्यावरण शुद्धि लिखना है और उपसंहार लिखना है। इसके बाद में प्रस्तावना देख सकते हैं, पुस्तकालय का महत्व वाले टॉपिक की प्रस्तावना, उसके बाद पुस्तकालय का स्वरूप, पुस्तकालय का महत्व, पुस्तकालय से लाभ और उपसंहार। इसके बाद में अगला देखिए विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान के चमत्कार देख सकते हैं आप, इसकी रूपरेखा है प्रस्तावना, विज्ञान वरदान के रूप में, विविध क्षेत्रों में विज्ञान। अब कौन कौन से क्षेत्र देख सकते हैं आप। देखिए पहला क्षेत्र क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग एवं विज्ञान, आवागमन के क्षेत्र में खाद्यान्न एवं विज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान और भवन निर्माण के क्षेत्र में और संचार के क्षेत्र में विज्ञान। तो ये, और इसके बाद में विज्ञान अभिशाप के रूप में, और ये उपसंहार, ये किसका है, विज्ञान के चमत्कार, ठीक है, साइंस। अंग्रेजी में भी वंडर्स ऑफ साइंस का निबंध आप अच्छे से याद कर लेना, और एक कोविड-19 वाला याद कर लेना, 100% आएगा दोनों। चलिए इसके बाद में साहित्य और समाज देखते हैं, और उसके बाद में द एंड हो रहा है अपना इस आज के इस वीडियो का। इसके बाद में नेक्स्ट बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मध्य प्रदेश वाले सभी विद्यार्थी। साहित्य और समाज इस प्रस्तावना में आप देख सकते हैं, प्रस्तावना सबसे पहले प्रस्तावना आएगी, उसके बाद में अगला है साहित्य और समाज का संबंध आएगा, साहित्य का समाज पर प्रभाव आएगा और समाज का साहित्य पर प्रभाव आएगा और उपसंहार आएगा। इन दोनों पॉइंट में आप कंफ्यूज मत हो जाना। एक पॉइंट क्या है देख सकते हैं, एक तो ये है, ये और ये, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। एक तो समाज पर प्रभाव है, समाज पर किसका प्रभाव है, साहित्य का प्रभाव है ना। और एक जो ये जो साहित्य है, जो ये जो साहित्य है ना, इस साहित्य का समाज का इस साहित्य पर भी प्रभाव है। तो ये दोनों में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, साहित्य का समाज पर प्रभाव और समाज का साहित्य पर प्रभाव, और उसके बाद में आपको लिखना है उपसंहार। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से आप तैयारी करिए और अपनी कितनी 85% बनाइए। बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्जाम्स के लिए।